दूसरे लोग डरा रहे हैं कि आपके बस की नहीं है, आप यहाँ आओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिसके ऊपर एक अभी मूवी भी आई है वो 12th फेल वाली। सिविल सर्विसेज में आने के लिए इतना बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत लगती है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं जब हम स्टडी वाले पीरियड्स में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जिस दिन मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और मैं एक अधिकारी बन जाऊंगा, तो उस दिन मैं थोड़ा सुकून से हो जाऊंगा। क्या ऐसा होता है? बहुत सारे जो लोग हैं वो ये नहीं जानते कि अगर हमारा सिलेक्शन वहाँ हाईएस्ट लेवल पर नहीं हुआ तो उसके बाद उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब मेंस प्री क्वालिफाई किया, मेंस किया, देन आफ्टर आप साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू में बैठे और वहाँ से अगर आप रिटर्न आते हैं तो क्या आपका खुद का मानना भी है कि कोई एक ऐसा लेवल होना चाहिए? मतलब बेटा कि मैं ये चाहूँगा कि आप जो बिल्कुल पीछे दबे हुए हैं, जो एक तरीके से कुचले हुए लोग हैं, जो कि जिन्हें दूसरे लोग डरा रहे हैं कि आपके बस की नहीं है, आप यहाँ आओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिसके ऊपर एक अभी मूवी भी आई है वो 12th फेल वाली, हाँ, ठीक है ना। तो ये चीजें इंस्पायर ने हमको मैसेज किया हाँ कि एग्जैक्ट ये मूवी आप पर बनी है और इसको आप जरूर देख लीजिएगा। उन्होंने हमको लिंक भेजा। ये एकदम जो है शायद मनोज ही नाम है उस मूवी में उनका भी। हाँ, मनोज सर नाम है। सर्वप्रथम तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, और इस समय जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आप पे भी बहुत ज़्यादा वर्किंग लोड है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए साधुवाद कि इसका हमको भी अवसर और इसमें इस महायज्ञ में हमको भी समझा डालने का अवसर। तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आपके नाम से, क्योंकि आपका नाम हमने आपके नेम प्लेट पर पढ़ा था, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये नाम आपका कैसे पड़ा, और आप कुछ बताइए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। कई बार हमारे ये कंपटीशन के साक्षात्कार में भी ये सवाल उठा है जी कि नीरज उर्फ यादवेंद्र कैसे पढ़े आप जी। तो ये इस सवाल का जवाब उन बच्चों के लिए भी है, उन कंपटीशन जो दे रहे हैं उनके लिए भी है, कि कोई भी व्यक्ति अपने जो है इच्छा शक्ति से अपने जीतने की इच्छा शक्ति से, जिज्ञासा उसको बोलते हैं। जीतने की इच्छा से तो जिज्ञासा बोलते हैं जी। जिज्ञासा से कुछ भी कर सकता है। मेरा नाम नीरज उर्फ यादवेंद्र ऐसे पड़ा कि मैं नीरज मेरा घर का कॉलिंग नेम था, और किसी कारणवश मेरे पिताजी के न रहने से की राजनीति हम लोग ग्रामीण गांव में आ गए और प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, और ऐसे पढ़ते गए। मैं 5 पास हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 5th क्लास पास कर गया हूँ। जब मुझे टीसी निकालना था तो मुझे पता चला मेरा नाम नीरज चल रहा है। अच्छा। और घर का चूँकि स्कूल नेम हमारा यादवेंद्र होना चाहिए था, क्योंकि यादवेंद्र नाम से ही घर की कुछ जो पिताजी के बाद हम लोगों की जो कृषि भूमि थी तो मेरी मदर ने हमारे गांव के जो टीचर थे, हेडमास्टर थे, उनसे पूछा कि कैसे होगा, तो उन्होंने लिख दिया चलो ठीक है नीरज उर्फ यादवेंद्र कर देते। अच्छा। और यह नाम हमको हमेशा एक जो है उत्प्रेरक का काम करता रहा कि यह जो है हमको नाम मेरा इस तरह से यदि हो गया तो मुझे बड़ा काम करना, अच्छा काम करना है जी। और इस नाम को कभी भी मैं बोलता नहीं हूँ, और मैं अपने नेम प्लेट से लेकर के हर जगह पूरा नाम ही लिखता हूँ नीरज उर्फ यादवेंद्र। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसान के नाम से ही उसकी पहचान है। बिल्कुल। सर्वप्रथम नाम आता है फिर काम आता है, जी। और इसी चीज़ से वो जाना जाता है कि वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या डिनोट कर रही है। तो सर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र से बड़े बड़े सपने देखने वाले बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं कोचिंग के लिए,
और वो वहाँ की जो रेस है कि भाई IAS बनना है, PCS बनना है और इसके लिए इतनी तैयारी करनी है और क्या सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो वो उस रेस में जब वो पहुँचते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं उन्हें देखकर, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 95% मार्क्स वाले हैं, बिल्कुल 98 तक हैं जी 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 जी। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो गांव से गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, शायद उनका हाई स्कूल भी पूरी तरीके से सही से विद ग्रेस पास हुआ है। तो सर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि हमें ऐसी अपनी कौन सी इतनी विल पावर इतनी मजबूत रखनी चाहिए, या हमारी क्या ऐसी इच्छा शक्ति हो जिसे हम जिसके ऊपर चलते रहें, रुके ना और कामयाब हो जाए। देखिए, आपने बहुत सही बात बताई है कि इच्छा शक्ति, आप अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं जी। और कहीं भी किसी भी कंपटीशन में IAS या स्टेट लेवल के जो राज्य लोक सेवा आए हुए हैं, वहाँ लिखा जाता है योग्यता की जो एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन या समकक्ष। कहीं ये नहीं पूछा जाता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो। तो जहाँ आपकी एलिजिबिलिटी है कि समकक्ष या स्नातक या समकक्ष, तो वहाँ वो बच्चे वहीं से उनको जो है अपने आप को मजबूत रखना चाहिए कि जब उसकी एलिजिबिलिटी है कि हम स्नातक या समकक्ष, तो हम उस 95% से हम लोग क्या मतलब। बिल्कुल ठीक बात है भाई, हम स्नातक हैं इसलिए हम उस पद के दावेदार हैं, और बाकी हमारी मेहनत और मेहनत के हिसाब से हम अपने जो प्रस्तुतिकरण है, जो हम जानते हो सकता है 95% वाला 90 एकेडमिक सेवा में वो 95% ले आए, लेकिन यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में अपने ज्ञान को, अपने चीज़ को प्रस्तुतिकरण में वो कमज़ोर हो और हम मजबूत हो सकता है और हम अच्छा कर सकते हैं। तो कभी भी डिग्री को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के, या इस बात को लेकर के हमारे पास जानकारी कम है, यदि इतना पता हो गया कि हमारे पास जानकारी कम है, तो निश्चित रूप से वो जीत जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो अपने आप को मजबूत कर लेगा। तो इस बात पर कभी कमजोरी नहीं, इसके बात को मजबूती बनाना चाहिए कि यदि मैं भी मानता था, मैं हाई स्कूल सेकंड डिवीज़न, इंटर सेकंड डिवीज़न, इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न, ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न और मास्टर डिग्री भी मेरी सेकंड डिवीज़न है। अच्छा। तो मुझे पता था कि मैं टीचर नहीं बन सकता है, जबकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना। अच्छा। लेकिन ये मुझे था कि मैं तो सिविल एस्पायरेंट ही रहूँगा और मुझे सिविल में ही जाना है। तो इसको तो आप मजबूती में ले सकते हैं, इसको आप कहीं से ये मत मानिए कि हम कमज़ोर हैं। कमज़ोर कोई नहीं है, अपने आप को जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। और ग्रामीण परिवेश के बच्चे तो उनके पास लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनके पास मजबूती ज़्यादा होती है, वही बन सकते हैं। तो वरीयता क्रम में है और बनते भी हैं। आज आप हमारे सामने एक रिजल्ट है, आज आपने इतना समय दिया है, तो आपने जैसे कि बताया कि आप सेकंड डिवीज़न पास आउट होने के बाद आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है कि बहुत अच्छे कॉलेजेस से मिली है तभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे। नहीं, बिल्कुल इसका कोई मतलब है नहीं है। और कभी भी जी, आपको मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बताना चाहता हूँ कि वो 70 की जब एज के हो गए थे, अपने जीवन का अंतिम अवस्था में बहुत बड़े चित्रकारी उन्होंने सीखा था। अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि सीखने की कोई उम्र, जानने की, अपनी परीक्षा, अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। मैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के बाद जब आया तो मैं बहुत बेहिचक ढंग से बताना चाहता हूँ कि मुझे जो है ज्योग्राफी का कोई भी नॉलेज नहीं था। अच्छा। लेकिन ज्योग्राफी में हमारी इतनी अच्छी पकड़ की विषय हो गई तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। अच्छा। इवन मुझे अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं पता था। अच्छा। लेकिन हमने पढ़ाई करके उसको तो आप ये मत सोचिए कि हम हाई स्कूल में नहीं पढ़ा, इंटर में नहीं पढ़ा तो अब तो और समझ के पढ़ लेंगे। हो सकता है उस समय हम रट के पढ़े हो और हो सकता है अब हम समझ के पढ़ें। बिल्कुल ठीक। और 24 घंटे सबके लिए होते हैं। हाँ, वो 95% वालों के लिए भी होता है और जो है 53% वालों के लिए भी होता है। समय तो सबके लिए होता है। आप अपने सबका किस तरह से उपयोग करके अपने जो है क्षमता को कैसे बढ़ा लेते हैं।
अभी एक रिसेंटली बड़ी अच्छी मूवी रिलीज हुई थी, उसका नाम 12th फेल है। जी जी। जो उस मूवी के मेन कलाकार हैं तो वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। जी जी जी। तो सर आपने वो मूवी देखी? बिल्कुल, वो मूवी आने के बाद हमारे जीजा जी ने अच्छा। हमको मैसेज किया, हाँ। व्हाट्सएप मैसेज किया कि ये मूवी शायद आपको देख करके बनी है। अच्छा। तो मैंने भी उसको डाउनलोड करके देखा। हाँ। और ये आदरणीय मनोज शर्मा जी उसके जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जी जी जी। उन पर बनी हुई है। और वास्तव में ऐसे न जाने कितने और लोग भी हैं, हाँ बहुत सारे, जो ऐसे ही गांव से आकर के और विभिन्न संघर्षों के माध्यम से तैयारी कर करके और सेलेक्ट हुए। इस मूवी एक बिल्कुल सच्ची घटना पर है। और इस मूवी से हमारे एस्पायरेंट को भी, जो ग्रामीण स्तर के जो लोग कहते हैं जिनको सोचने का अधिकार, हाँ। कभी कभी लोग नहीं, वही कहते हैं कि आप कैसे बनोगे। तो मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई। मैं जो मास्टर डिग्री मेरी प्राइवेट, मैंने एमए प्राइवेट किया है जी, क्योंकि उस दौरान हम भी किसी विद्यालय में पढ़ाते थे। अपने घर पे ही जो एक स्कूल खोल रखा था उसी में पढ़ाते थे। तो हमको रेगुलर क्लास करने का अवसर नहीं मिला। बिल्कुल। बहुत छोटा विद्यालय था, उसी से व्यवस्थाएं चल रही थी। तो हमारे गांव के एक लोगों ने कहा कि अरे प्राइवेट एमए कर रहे हो तो फिर आगे इसका फ्यूचर बड़ा वीक होगा, इसको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन उसी प्राइवेट एमए करके मैं नेट जेआरएफ निकाल करके असिस्टेंट हायर एजुकेशन सेवा में सेलेक्ट हुआ। बहुत खूब। तो कभी किसी को ये जो बोलने वाला है उसको थोड़ा देखो कि उनकी नॉलेज क्या है। और एक उदाहरण और भी आ रहा है, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर सॉल्व कर रहा था, एक हमारे मित्र आए, बताया कि इसकी तो सारी डिग्री बिक चुकी है। मैं एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया कि सारी डिग्री बिक गई है, तो अच्छा ये नौकरी मुझे बेरोजगारी दूर करने के लिए लेना है। तो फिर मैं एक रात ठीक से सोया नहीं। अच्छा। फिर मुझे लगा कि सारी बिक गई होगी, देखा तो हो सकता बच जाए। और मैं पूरी और भी उनकी बात को मैं और प्रेरणा लेकर के कि बहुत सारी जो है बिक चुकी है, तो एक ही मुझे चाहिए। तो मुझे इतना अच्छा करना है कि मुझे सेलेक्ट होना है। और वास्तव में उनका यह जो उलाहना था कि क्या पढ़ रहे हो और सारी सीटें बिक चुकी हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव काम करी और मेरी बड़ी अच्छी रैंक लगी उसमें। बहुत बढ़िया। ये कभी भी नहीं मानना चाहिए कि जो है हम नहीं कर सकते हैं। और कभी भी किसी के कहने से उनको हमेशा देखना चाहिए कि इनकी नॉलेज क्या है, क्या ये खुद जानते हैं। फ्री में सलाह देने वाले बहुत होते हैं, खुद सिविल की कोई परीक्षा नहीं दिया होंगे लेकिन कहेंगे अरे तुम क्या बन सकते हो, जबकि उनको सिलेबस के भी नहीं नॉलेज होगा, उसके पाठ्यक्रम में भी नहीं। आप तो पाठ्यक्रम पढ़ लिया है, आप तो कुछ परीक्षा दे रहे हैं, उसके पेपर्स मॉडल पेपर उठा के देख रहे हैं, लेकिन उसको देखने वाले को बता रहे हैं कि आप कर ही नहीं सकते हो। तो कभी इसका ख्याल ना रखें, हमेशा अपने टारगेट पर फोकस रहें और टारगेट के फोकस के अनुसार अपनी मेहनत करें। बहुत अच्छा सर, सिविल सर्विसेज में आने के लिए इतना बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत लगती है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं जब हम स्टडी वाले पीरियड्स में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जिस दिन मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और मैं एक अधिकारी बन जाऊंगा तो उस दिन मैं थोड़ा सुकून से हो जाऊंगा। क्या ऐसा होता है? क्योंकि अब आपको जैसे कि आज आपसे टाइम मिला है इतनी जिद्दोजहद के बाद, तो हमें ये लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कि जितनी मेहनत हमने की है मुझे लगता है कि शायद उस अपने गौरव को बचाने के लिए और जो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, उसे पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। देखिए, इस पर जब हम अपनी बहुत सारी मेहनत के बाद जब हम सेलेक्ट होते हैं जी, जब हम सेवा में आते हैं जी, तो सेवा का सम्मान करना चाहिए। और मेहनत तो आदमी के जीवन का पर्याय है। डे बाय डे उसकी मेहनत से अपने पद को हमेशा पहचान देना चाहिए। लेकिन सुकून की बात जो होता है ना, मेहनत को कभी सुकून से नहीं जोड़ा जा सकता। अच्छा, सुकून तो ये होता है मेहनत करने के बाद जब हमको कुछ मिलता है तो सुकून आता है। तो सुकून तो जब हम डेली अच्छे काम करते हैं तो सुकून आता है। हाँ, ये है कि परिश्रम आपका हमेशा साथी है, और परिश्रम आपके स्मार्ट वर्क ही से आपकी पहचान मिलती है। तो ये कभी ना सोच लें कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम
अब 12 बजे सो के उठेंगे, हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नौकरी को करते रहना, उसके लिए पर्याप्त अवसर, उसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम अधिकारी के होने के साथ साथ हम पॉलिसी फैसिलिटेटर हैं जी। हम सरकार की नीतियों को फैसिलिटेट करने का माध्यम है। तो फैसिलिटेटर है, तो हम अपने आप को, जब हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा में तो आपको हमेशा तत्पर रहना ही चाहिए। सेवक का काम ही तत्पर रहना, तो इसको आप कभी नहीं। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी जी। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जितने भी इस ही रैंक के जितने भी अधिकारी हैं, उन सबकी सोच इतनी ही बेहतर हो तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। और सबकी मेहनत से ही मिलकर आज ये लोकतंत्र बचा हुआ है और धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। और जैसा आपने बताया अभी कि आप किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बिल्कुल, हर किसी की राइट्स भी हैं और हर किसी की जिज्ञासा है कि वो सोच सकता है कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, या फिर मुझे कुछ भी करना है। बिल्कुल, सोच के बन सकता है। तो उसकी मतलब उसका कोई लिविंग लेवल या फिर उसकी कोई एजुकेशन का लेवल ये नहीं दर्शाता है कि वो ये सोच नहीं सकता। बिल्कुल, मायने नहीं रखता है। तो जितने भी इन पदों की ये तैयारी कर रहे हैं और जो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के हाँ हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये नहीं जानते कि अगर हमारा सिलेक्शन वहाँ हाईएस्ट लेवल पर नहीं हुआ तो उसके बाद उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब मेंस प्री क्वालिफाई किया, मेंस किया, देन आफ्टर आप साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू में बैठे और वहाँ से अगर आप रिटर्न आते हैं तो क्या आपका खुद का मानना भी है कि कोई एक ऐसा लेवल होना चाहिए? तो क्या सर वो अगर वहाँ से बिल्कुल बैक आते हैं तो उनके लिए कोई एक ऐसी कैटेगरी या फिर कोई एक ऐसा जॉब या सरकार की तरफ से, जैसे कि आपने बताया कि आप नीतियाँ बनाते हैं, तो कोई एक ऐसी नीति या कुछ है कि हाँ उनके लिए भी कुछ है? बिल्कुल, देखिए ये जो सिविल सेवा की परीक्षा है, पूरी हम लोगों की बातचीत सिविल सेवा या कॉम्पिटिटिव परीक्षा के जी जो है आसपास घूम रही है। बिल्कुल। तो सिविल सेवा या किसी भी कंपटीशन का परीक्षा देने के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित है। उस पाठ्यक्रम का वो यदि जो स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ लेता है तो फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक जाता है। तो इसके बाद मान लीजिए इन चांस किसी मतलब अनफॉर्चुनेटली उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो अपने आप को कब ना समझे, उसके लिए क्या कोई विकल्प खुले हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल, विकल्प आपके पूछने का जी जो आशय था कि देखिए विकल्प तो उसके लिए पूरा संसार है। उसके अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से बहुत सारे लोग जो मैं बता रहा हूँ कि कोचिंग के क्षेत्र में खुद सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन जो है सैकड़ों IAS पैदा कर दी। तो उनका ज्ञान का यदि वो मान लेते कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, खुद सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो सैकड़ों IAS जो है, एक एग्जाम्पल के लिए वो दृष्टि वाले सर अंबिका। बिल्कुल। हाँ, और जहाँ ग्रामीण स्तर पे भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, उनका खुद का जो है इंटरव्यू नहीं कॉल कर हुआ, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट कराए। और उसके बाद भी हमारी भारत सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था दी है और कि उनको बहुत सारे कंपनियों में, सरकारी PSUs में या उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से सेक्रेटरीट लेवल का, सचिव लेवल का उनको नियुक्ति दी जा रही है। और इसकी शायद अभी लोगों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये पिछले साल चर्चा में आया था, 1-2 लोग नाम भी आया था। तो उसके पर्याप्त अवसर है, लेकिन इतना जानने के बाद यदि सेलेक्ट नहीं हुआ तो देखिए ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होता है, अपने और अपने से नीचे तक और ऊपर तक के लिए भी होता है जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस हमको है, हो सकता है हम अपने से नई पीढ़ियों में हम उसको बांटते हैं। बिल्कुल, अपने बच्चों के माध्यम से, अपने स्टूडेंट के माध्यम से, अपने साथी सहपाठी के बच्चों के माध्यम से, अपने समाज में देते हैं जी। तो इसका अवसर पर्याप्त खुला रहता है कि आप उसका उपयोग कर सके, बशर्ते आप कि यह सुचिता बनी होनी चाहिए, मानसिक सुचिता, कि हमसे जो भूल हुई, जो गलती हुई, चाहे जो चीज़ मुझे लगता है ये सही है,
वो लोगों को बताया जाए, उससे उसका लाभ लोगों को मिले, इसका पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। और अब तो बहुत सारे गेस्ट फैकल्टी में बुलाए भी जाते हैं, हम लोग भी समय समय पर जाते रहते हैं। अच्छा, तो इस चीज़ का लोगों को लाभ मिलता है। बहुत सारे जो है हमारे पास एग्जाम्पल उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर था तो बहुत सारे बच्चों को फ्री में कोचिंग दे रहा था जी। तो उस दौरान तो मुरादाबाद में मेरी पोस्टिंग थी। अच्छा, ग्रामीण लेवल का कॉलेज था, तो वहाँ तो बहुत बड़ी मतलब तैयारी नहीं बच्चे की है, लेकिन हमको लगता है 15-16 सिपाही बने। अच्छा, हमारा रिजल्ट रहा जो बच्चों को बताया, तो बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। तो इस बात का हमेशा सुकून मिलता है कि हमने पढ़ा, फिर कुछ किसी को दिया तो उनकी ज्ञान दिया, एक व्यवस्था बनी, जी। तो इससे बड़ा अच्छी बात है। इसका प्रयास भी करना चाहिए। अन्य लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि कभी भी अपने, ये भारत भूमि है, ये विश्व गुरु रहा है, और इसमें हमेशा अपने ज्ञान को आप विस्तार दीजिए, अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित कीजिए जी। तभी हमारे ज्ञान का सर्वोपरि उपयोग है और सदुपयोग। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो बात अभी बताई है, आजकल ये बहुत कम हो गया है कि पहले शायद आपके समय में ऐसा होता था कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक बच्चा कहीं गलत खेल रहा है या फिर कुछ गलत कर रहा है तो किसी चचा ताऊ ने या फिर किसी दूर के ने भी देखा तो उसे डांट दिया, तो उससे वो गलत चीज़ से बचता था और फिर वो अपने सही ट्रैक पर आ जाता था। आजकल बड़े डिजर्व हो चुके हैं सब लोग इस चीज़ को लेकर कि हम किसी गैर के बच्चे को, मतलब अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि हम दूसरों को अपना समझकर उन्हें समझाएं और उन्हें सही गाइड करें। तो बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है कि जो ज्ञान हम पे है अगर हम उसे आगे नहीं देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और उससे मानो या ना मानो फ्यूचर पर सभी के इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सत्य कहा आपने। हमारा भारत जो है, हमारी भारतीयता की अलग पहचान थी जी। और यहाँ अब थोड़ी सी अर्थयुग आने के नाते उपयोग जो भोगवाद आया है, इससे लोगों की सूचनाएं तो बढ़ी हैं लेकिन संवेदनाएं कम हुई। जी, वही बात। और हमारा देश संवेदना के, जहाँ कण कण में भगवान बताया गया है, कण कण में हमको ईश्वर बताया गया है, नदियाँ भी हमारी देवी हैं, वृक्ष भी हमारे देवता हैं। ऐसे भारत में जो है हमारी जन्मभूमि है, तो वहाँ हम अपनी संवेदना को विस्तार दें। और जो भी बच्चे, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल, यदि हमारी सामाजिकता यदि प्रदूषित होगी तो उससे हम कहीं ना कहीं बचेंगे नहीं। यदि हम सोचते हैं कि दूसरे का बच्चा यदि गलत कर रहा है और हम ना रोकें तो उसका असर कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमारी अगली पीढ़ी में हमारे भी बच्चों पर आएगी। तो इसका हमेशा हम ख्याल रखें और जब भी कहीं भी गलत हो रहा है तो उसे हम अपने बच्चों को दिशा देना चाहें और दिशा देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू।